हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th का पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात करी थी कि अगर हमको अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने हैं तो उसके लिए हमको इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स चाहिए। तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए थे, जिनसे कि हमको एक इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स या क्रॉप्स मिल सके, जिसमें हमने बात करी थी सिलेक्शन की, हाइब्रिडाइजेशन की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमको एक अच्छे क्रॉप मिल गए, हमें एक अच्छी क्रॉप की वैरायटी मिल गई, तो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है कि उस अच्छी वैरायटी की अच्छी प्रोडक्शन हो जाए। तो अगर एक क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन हमको चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमने ध्यान में रखने हैं। अगर हमको अच्छी प्रोडक्शन चाहिए तो हमारे प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट मिलना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट के साथ साथ टाइम टू टाइम इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। और थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो अलग अलग तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिनसे एक क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़ने हैं वो हमारे 16 न्यूट्रिएंट्स है, 16 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने यहाँ से स्टडी करना है। और ये न्यूट्रिएंट्स आपके होने वाले हैं, तीनों आपको जगह से न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं। आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एयर से, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वाटर से, और आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से। एयर से मिलने वाले न्यूट्रिएंट मेनली जब प्लांट एयर से लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। ये सबको मालूम है आपको कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ गई तो मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर। तो हमारे 16 में से 2 न्यूट्रिएंट्स एयर में से मिल गए। फिर अभी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वाटर की। वाटर में से हमको 2 न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं जो है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 न्यूट्रिएंट हमको वाटर से मिलेंगे। वाटर फॉर्मूला H2O, तो वाटर में से H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन हमको वाटर से मिलेंगे। तो 16 में से यहाँ तक हमारे पास 3 न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई कि हमको 3 न्यूट्रिएंट मिल गए, बाकी बचे 13 न्यूट्रिएंट्स। और ये 13 न्यूट्रिएंट्स हमको मिलने वाले हैं सॉइल से। ये 13 न्यूट्रिएंट हमको कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से। तो चलिए इन 13 न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं जो सॉइल से हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये 13 न्यूट्रिएंट जो सॉइल से हैं हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है दे आर कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो का मतलब आपको पता है ज़्यादा, और माइक्रो का मतलब आपको पता है कम। माइक्रो मीन्स स्मॉल, लेस, कम। तो जो प्लांट को न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड रहने वाले हैं वो कहलाते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो प्लांट्स कम क्वांटिटी में लेने वाले हैं वो कहलाते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अगर हम नंबर की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके 6 हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके 7 हैं। अब याद करने की बात है कि हमें इनके सारे नाम याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट याद करते हैं कि हमको 6 के 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट याद हो जाए। अब ये 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट याद करने के लिए हमको पहले तो इनके नाम याद देखने कि कौन कौन से हमारे 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले है आपका नाइट्रोजन, फिर आने वाला है आपका फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो हम इनको कैसे याद रखते हैं? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर।
N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम, और उसके बाद 3 आपके हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपको याद हो गया। अब हमको बात करनी है 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो हमको सॉइल से मतलब प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। वो कैसे हैं? पहला है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंगनीज। ठीक है, आपका पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? मैंगनीज। सेकंड आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्लोरीन। फिर बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे या आपको याद रखने में प्रॉब्लम है। तो आई हैव अ लर्निंग हैक फॉर यू हेयर। थोड़ा सा ट्रिक है जिससे आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की ट्रिक कैसे लर्न करनी है हमको, थोड़ा सा फनी और इंटरेस्टिंग है। आई होप यू विल लाइक इट। मैग्नीज, आपने मैग्नेट लेसन में मैग्नस का नाम सुना हुआ है, तो वहाँ पर मैग्नस क्या है? एक लड़का। तो हमने ये बनाया एक लड़का, बड़ा शेपर्ड, ठीक है, डंडी वंडी लेके जा रहा है अपनी भेड़ बकरी चराने। अब क्लोरीन, क्लोरीन है हमारी एक वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वीन। तो हमारे पास हो गए एक लड़का और एक लड़की। मैग्नीज, ठीक है, हमारे पास ये हो गए मैग्नीज और क्लोरीन, एक बॉय और एक गर्ल। अब ये दोनों दे वांट टू गेट मैरिड, और अब ये हो रहे हैं दोनों बोर, क्योंकि इनकी शादी नहीं हो पा रही। तो बोर से आ गया आपका बोरॉन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कोई शक्तिमान चाहिए, कोई आयरन मैन चाहिए, तो इनकी ज़िंदगी में आता है इनका फ्रेंड आयरन, जिसका नेचर बहुत ज़िद्दी है। तो आयरन ज़िद्दी, ज़िद्दी फॉर जिंक। अब ये जो आयरन है हमारा ज़िद्दी तो है ही है, साथ में कुछ तंत्र मंत्र जानता है। तो वो क्या करता है, कॉपर का एक लोटा लेता है और उसके ऊपर मोली बांध देता है। जो मोली कलेवा जिसको कहते हैं, या आप जो हाथ पे जो लाल रंग का धागा बांधा जाता है, तो ये मोली बांध देता है। मोली से मोली नहीं, मोली से आप मॉलिब्डेनम याद रखेंगे। ठीक है, मोली से आप क्या याद रखेंगे? मॉलिब्डेनम। तो स्टोरी क्या बनी? मैग्नीज शेपर्ड, क्लोरीन ब्यूटी क्वीन, बोर हो रहे हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उनका फ्रेंड जो कि है ज़िद्दी आयरन, वो एंटर करता है लाइफ में, और वो एक कॉपर के लोटे पर मोली बांध देता है, मॉलिब्डेनम। तो एंड इट वर्क्स एंड दे गेट हैप्पीली मैरिड एंड हैप्पीली लिव्ड आफ्टर। तो यहाँ से आपको सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम याद हो जाएंगे। मैग्नीज, क्लोरीन, बोरॉन, आयरन जो ज़िद्दी है, कॉपर के लोटे पर मॉलिब्डेनम। सो यहाँ से ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपको छोटी सी ट्रिक है। तो अब आपका जो टॉपिक आगे बढ़ रहा है वो ऐसे बढ़ रहा है कि हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमने पढ़ा एयर से कार्बन ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैक्रो न्यूट्रिएंट 6 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट 7 मैग्नीज, क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ये सॉइल से प्लांट लेता है। तो अगर सॉइल में इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं? अगर न्यूट्रिएंट कम हो जाए तो प्लांट कैन बिकम ससेप्टेबल टू डिजीजेस, बीमार पड़ सकते हैं पौधे, या फिर उनके सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सब अफेक्ट होंगे। तो प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो इनको मिलेंगे सॉइल से, और सॉइल में अगर इनकी कमी है तो प्लांट्स हो जाएंगे बीमार। तो अब एज ह्यूमन एग्रीकल्चर करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि सॉइल में ये वाले न्यूट्रिएंट कम ना हो जाए, तो इनकी सप्लाई प्रॉपर होती रहे। तो सॉइल में इनकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स अपनी फील्ड में डालते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जाता है, उनका बैलेंस मेंटेन करके रखा जाता है। अब हम इन दोनों को थोड़ा पढ़ेंगे कि मैन्योर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है। मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स को बनाया जाता है एनिमल और प्लांट वेस्ट के एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करके। ठीक है, तो ये प्लांट एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि डिकम्पोजिशन से मिलता है। अब
प्लांट्स, अगर हम मेन्योर सप्लाई कर रहे हैं तो मेन्योर्स में मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये, और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में इसको सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स कम है। तो ये इसके फीचर्स हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसके, सॉइल को क्या एडवांटेज है? ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है तो सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सैंडी सॉइल में सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और क्या है कि क्लेई सॉइल में, अगर हम क्लेई सॉइल में बहुत सारा मैन्योर डाल देते हैं तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म हो जाती है और पानी आराम से ड्रेन हो जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट को भी बहुत फ़ायदा है इससे। एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है कि हमारा जो फार्म वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। हमारा फार्म वेस्ट रिसाइकल हो गया, और जो प्लांट को एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से डैमेज होने वाला है, जो प्लांट को एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से नुकसान होने वाला है, वो भी नहीं होता। मतलब एनवायरनमेंट का दो तरह से फ़ायदा है, फार्म वेस्ट रिसाइकल हो गया और फर्टिलाइज़र से होने वाले नुकसान से एनवायरनमेंट बच गया। अब मैन्योर्स कितनी टाइप के हैं? मैन्योर्स बेसिकली आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट इट इज़ यूजिंग। सबसे पहले है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या है? बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट, जैसे काउ डंग, लाइफ स्टॉक का एक्सक्रीटा जैसे काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल्स का बचा कुचा सामान, पार्ट्स ऑफ जैसे फेदर्स है या कुछ लेफ्ट ओवर्स है, डोमेस्टिक वेस्ट जो घर से निकलने वाला डोमेस्टिक कचरा है, सीवेज का वेस्ट, और स्ट्रॉज, वीड्स, इन सब को मिलाकर कंपोस्ट बनता है। कैसे? इन सब को पिट्स में डाल दिया जाता है और फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, एंड इट गेट्स डिकम्पोज्ड नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, और इससे बन जाता है कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसी प्रोसेस को, मतलब ये सारा वेस्ट जो हमने, ये सभी वेस्ट लेकर के डिकम्पोजिशन को फास्टर करने के लिए अर्थवर्म का यूज किया जाता है। अर्थवर्म्स आर यूज्ड सो दैट डिकम्पोजिशन बिकम फास्ट। दिस प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजिशन is done with the help of earthworm is called वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टिंग, और इससे जो मैन्योर आपका बनता है वो कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। अब थर्ड जो आपका मैन्योर आता है दैट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या है कि प्लांट को उगाने से पहले उस फील्ड में कुछ ग्रीन प्लांट जैसे सन, हेम्प और गॉड ये उगाए जाते हैं, और उसके बाद इनको इसी फील्ड के अंदर मल्चिंग कर दिया जाता है, मतलब मिक्स कर दिया जाता है सॉइल के साथ, और ये धीरे धीरे फिर डिकम्पोज होते रहते हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहते हैं। सो दिस वाज अबाउट ग्रीन मैन्योर। तो यहाँ पर हमारा मैन्योर्स का टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम मूव ऑन करते हैं फर्टिलाइजर्स पर। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर तरह का फर्टिलाइज़र हम ला सकते हैं, यानी कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनसे जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ है बहुत फास्ट होती है, और इनसे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब इनके एडवांटेजेस है। नाउ these are some of the advantages of having a fertilizer। अब फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके होने वाले हैं कि वाटर पोल्यूशन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वाटर पोल्यूशन कैसे? जब एक्सेसिव यूज़ इसका हम करते हैं तो ड्रेन ऑफ के साथ ये पानी में चला जाता है और वहाँ पर जा कर के ये वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन, और पानी को तो नुकसान हो गया, दूसरा नुकसान इसका किसका है? सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और क्यों कैसे फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है? क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर तो डल नहीं रहा, और इनको डालने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गुड फॉर सॉइल,
वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचता है। तो कुछ फ़ायदे मैन्योर्स के हैं, कुछ नुकसान है मैन्योर्स के, कुछ फ़ायदे फर्टिलाइजर्स के हैं, कुछ नुकसान फर्टिलाइजर्स के भी हैं। बट नाउ अ डेज अ न्यू कंसेप्ट इज कमिंग एंड दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल कम से कम या नो यूज़ ऑफ केमिकल्स के साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करते हुए जो फार्मिंग की जाती है दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें ज़्यादातर जो भी सामान यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर। जैसे जो खाद डाल रहे हैं, मेन्योर डाल रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर्स जो डाल रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि बायो एजेंट से बनाए जाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर। फिर पेस्टिसाइड्स जो हैं, पेस्टिसाइड मीन्स वो केमिकल्स, वो चीज़ें जो पेस्ट्स को मारती हैं, उनके लिए नीम लीव्स और टर्मरिक का यूज़ किया जाता है जब हम ग्रेन्स को स्टोर करने लग रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अलग एक और नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न्स को अपनाना, जिसमें कि हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन की। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप ये देख रहे हैं, दिस इज ये दो तरह के हमने यहाँ पर प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल। तो सर्कल एक क्रॉप शो कर रहा है, रेक्टेंगल आपका दूसरा क्रॉप शो कर रहा है। इसमें प्लांट्स मिक्स तरीके से ग्रो करवाए जाते हैं। अब ऐसे कौन से पौधे हैं जो आप मिक्स तरीके से ग्रो कर सकते हैं? उसमें आप वीट के साथ ग्राम या वीट के साथ मस्टर्ड को ग्रो कर सकते हैं, सनफ्लावर के साथ ग्राउंडनट को ग्रो कर सकते हैं, और सोयाबीन के साथ पिजन पी को ग्रो कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग के, कि मिक्स्ड क्रॉपिंग इन प्लांट्स के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स टू द इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है? कुछ रोज़ आप एक पौधे की लगाते हैं, कुछ रोज़ आप दूसरे पौधों की लगाते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली एक के साथ एक आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन अ वेरी डिफाइंड एंड पर्टिकुलर पैटर्न। इसको आप इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग में के एग्जाम्पल्स जो हैं आपके, सोयाबीन के साथ मेज़ आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बाजरा के साथ लोबिया यानी कि बाजरा फिंगर मिलेट और लोबिया काउपी, इनको आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। जो थर्ड आपका आ रहा है दैट इज़ क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक फील्ड में एक मंथ में एक सीज़न में एक पौधा लगाया, नेक्स्ट सीज़न में उस फील्ड पर नेक्स्ट प्लांट लगाया कोई भी। तो दिस इज़ क्रॉप रोटेशन। इन सभी मेथड से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन्ड रहती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट का बैलेंस भी मेंटेन रहता है। सो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है ये टॉपिक। अभी हम मूव करने वाले हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपका इरिगेशन। हमने प्लांट अच्छा लगा लिया, न्यूट्रिएंट दे दिया, अब अच्छे तरीके से हमने इसका क्रॉपिंग पैटर्न लगा दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स को वाटर देने की, दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन इज़ प्लांट्स को पानी देना। अब दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस, मतलब समझने में सिंपल है ये। वेल्स के थ्रू पानी दिया जा सकता है, डग वेल्स मतलब मिट्टी खोदी और इनमें जो पानी है वो आपको ऊपर के स्ट्राटा में मिल जाता है। थोड़ा सा कुआं खोदा और आपको पानी मिल गया। ट्यूबवेल में जो पानी है वो ज़मीन के लोअर लेवल से निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड जो सिस्टम है आपका दैट इज़ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में खेतों के बीच में कैनाल्स बना दी जाती है और कैनाल्स के थ्रू पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। देन देयर इज़ रिवर लिफ्ट सिस्टम, जहाँ पे रिवर्स से खेतों तक पानी को लाया जाता है। फिर टैंक्स हैं जो कि कंक्रीट कंस्ट्रक्टेड बनाए जाते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। जब भी पानी की ज़रूरत हो टैंक से पानी सप्लाई किया जा सकता है। देन द लास्ट वन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटरशेड मैनेजमेंट। इसमें आपका बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाता है टू बी यूज्ड लेटर ऑन, जब पानी की ज़रूरत है, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। एंड यहाँ पर आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट
टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन. I hope this much is clear to all, and enjoy learning. Keep reading your NCERT. God bless you.